हेलो एवरीवन। आज से हम जो है GS3 इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे मेंस के लिए। साथ में ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि सीधे सीधे इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा GS मेंस का सिलेबस है वो प्रीलिम से काफ़ी ओवरलैप करता है, तो ये आपको दोनों में हेल्प करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। तो ये मेंस का सिलेबस है कि इंडियन इकोनॉमी इश्यूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगला जो भी टॉपिक रहेगा वो डिस्कस करेंगे मेंस के सिलेबस से। तो इसको हम डिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। जैसे इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, इसमें प्लानिंग पढ़नी है हमें। प्लानिंग में सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या ज़रूरत होती है वो पढ़ेंगे। फिर 3 तरह की प्लानिंग, इम्पीरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग और स्ट्रक्चरल प्लानिंग पढ़ेंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग देखेंगे, फिर इंडियन प्लानिंग हिस्ट्री देखेंगे, फिर टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद में अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग देखेंगे कि क्या हमने सफलताएं मिली हमें और फेलियर्स क्या क्या रहे हैं। फिर शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे प्लानिंग इन इंडिया। फिर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का डिफरेंस देखेंगे कि आखिर में इनमें क्या अंतर है अभी की प्लानिंग और पहले की प्लानिंग में। फिर इसके बाद में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे उसमें वो होगा मीनिंग ऑफ प्लानिंग। फिर यहाँ तक हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग तक डिस्कस कर लेंगे आज किस लेक्चर में, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा ताकि आपका फ्लो बना रहे। तो सबसे पहले देखिए इसकी PDF हमारे चैनल ब्रेक थ्रू IAS में मिल जाएगी आपको, जिसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग की अगर देखें इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ टेक्निकल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं इसमें विद इन कंट्री के अंदर। तो ये टेक्निकल और पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे है, क्योंकि देखिए टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है ना, बहुत सारा डेटा कलेक्शन का काम होता है इसके अंदर, है ना, ताकि हम प्लानिंग कर सके प्रॉपर। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए जाते हैं जो जिन्हें हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह सभी है। तो कहीं ना कहीं ये एक टेक्निकल प्रोसेस होती है, साथ में पॉलिटिकल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। तो कौन सा रिसोर्स कहाँ करना है, कि कौन सी चीज़ कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस भी इसमें हो जाती है। तो ये जो है टेक्निकल और पॉलिटिकल प्रोसेस होती है कोऑर्डिनेट करने की इकोनॉमिक एक्टिविटी को विद इन अ कंट्री। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व करती है, डेलिबरेट मैनिपुलेशन होता है ऑफ द इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट टू अचीव स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन डिफाइंड पीरियड, है ना। जैसे ये 5 ईयर प्लान आपने पढ़ा होगा, है ना। 5 ईयर प्लान में क्या होता है, 5 साल का पीरियड होता था, तो उसी तरह से एक डिफाइंड पीरियड में करना होता है। फिर इसकी अगर की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिमम अलोकेशन होता है स्कैर्स रिसोर्सेज, जो सीमित हमारे पास संसाधन है उनका अच्छे से ऑप्टिमल अलोकेशन होता है जिस सेक्टर को जहाँ जितनी ज़रूरत होती है। जैसे कि आप आजकल जैसे कि गैस का सप्लाई का थोड़ा इशू चल रहा है, गैस, है ना। तो गवर्नमेंट ने उसका अलोकेशन के लिए कहीं ना कहीं इंडिकेट करा है कि आप जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हैं उनको ज़्यादा दीजिए, उनको थोड़ा सा उनके लिए कमी नहीं आनी चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि उससे क्या होता है सीधे सीधे एग्रीकल्चर भी डिपेंड होती है उस पर। तो इसीलिए तो ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, टू कॉम्पिटिंग एम्स टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल वेलफेयर मैंने जैसे अभी बात करी कि फर्टिलाइज़र सेक्टर्स के लिए प्रायोरिटी की बात करी, नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि LPG, तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो द शिफ्ट इन फिलॉसफी इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम इम्पीरेटिव प्लानिंग, इंडिया की जो पहले क्या करती थी कि इम्पीरेटिव प्लानिंग होती थी, यानी प्लानिंग कमीशन जो था वो क्या करता था, प्लानिंग कमीशन कमांड करता था और कंट्रोल करता था। और अब उससे हम जो है शिफ्ट कर गए इंडिकेटिव प्लानिंग। नीति आयोग जो है वो इंडिकेटिव प्लानिंग का एक ज़रिया है, जहाँ पे केवल एक इंडिकेटिव में क्या होता है आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करा जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, ना कि सीधे सीधे कंट्रोल करा जाता है रिसोर्सेज को। मेरे तो स्टेट जो है फैसिलिटेटर का काम करती है रादर देन सॉल्व प्रोवाइडर। इसके पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो कहीं ना कहीं सॉल्व प्रोवाइडर का काम करता था, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड टॉपिक की नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़रूरत क्या होती है। तो इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट डिमांड सप्लाई इज़ ऑफन नॉट इनफ। ये जैसे कि ज़्यादातर कैपिटल कंट्रीज़ में क्या, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पर मोस्टली काम होता है वहाँ पे। इवन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है प्लानिंग होती ही है जो गवर्नमेंट करती है,
तो वहाँ पे थोड़ा कम होता है, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में इनविजिबल हैंड्स कई हद तक काम नहीं कर पाता है, इसलिए स्ट्रक्चर प्लानिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसेंशियल होती है वो। अब अगर देखें तो सबसे पहला जो नीड होती है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रेशनलाइजेशन के लिए होती है। तो जो होता है, इंडिया जो है काफ़ी रिसोर्सेज के मामले ग्रेट स्कार्सिटी फेस करती है। तो इंडिया फेसेस द ग्रेट स्कार्सिटी। प्लानिंग इंश्योर्स द कैपिटल इज नॉट जस्ट स्पेंड बट इन्वेस्टेड इन प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हम गति शक्ति का यूज़ करते हैं, पीएम गति शक्ति जो है। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल, उसको भी कहीं ना कहीं तो उस पर भी खर्च हो, एजुकेशन हेल्थ पे खर्च हो, तो कहीं ना कहीं बजट के थ्रू हम इसको मैनेज करते हैं। सेकंड क्या होता है, तो इससे क्या होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रैशनलाइजेशन हो जाता है। सेकंड पॉइंट जो होता है, करेक्टिंग मार्केट फेलियर्स। कई बार मार्केट उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता जिन पर ध्यान देने की वास्तव में ज़रूरत होती है, प्राइवेट सेक्टर स्पेशली। तो द प्राइवेट सेक्टर ऑफन इग्नोर्स पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में क्या होते हैं, जैसे रूरल रोड, बेसिक इम्यूनाइजेशन। देखो पब्लिक गुड्स फ्री में भी ये पहले पूछा गया है। पब्लिक गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जो कि जिनका अगर कोई एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है तो वो दूसरे के लिए कमी नहीं होगी उसकी, है ना, बराबर होंगे और सभी के लिए, सभी का उस पर बराबर अधिकार होता है। जैसे रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गई है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो रूरल रोड्स, बेसिक इम्यूनाइजेशन, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, है ना, इनका यूज़ जो है प्रॉफिट के लिए नहीं होता। तो जो प्लानिंग होती है वो इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट होती है फीस दीज गे प्रोवाइड सोशल सेफ्टी नीड्स। देखिए मैंने कीवर्ड्स भी दिए हैं ताकि आपको ये सब पता रहे, ताकि आप इनको यूज़ कर पाओ अच्छे से, सोशल सेफ्टी नीड कितना ज़रूरी होता है। इसके बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। प्लानिंग इसलिए भी करी जाती है ताकि हम रीजनल डिस्पैरिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकें। जैसे कि विदाउट प्लानिंग इन्वेस्टमेंट ओनली फ्लोज टू अ डेवलप हब्स लाइक मुंबई, बेंगलुरु, है ना। आपने देखा होगा कि बिहार का एग्जाम्पल काफ़ी दिया जाता है कि बिहार और डेवलप स्टेट जैसे महाराष्ट्र हो गया, या फिर इंट्रा स्टेट में भी काफ़ी, जो बिहार महाराष्ट्र में वेदर रीजन है वो काफ़ी जो है बैकवर्ड है, बाकी मुंबई जैसे हब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितना रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है। तो प्लानिंग उसको सही ठीक करने के लिए या इंश्योर करने के लिए काफ़ी काम आती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए लाया गया था, है ना। तो डायरेक्ट रिसोर्सेज टू रेट कॉरिडोर्स और बैकवर्ड रीजन टू इंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए 3 हो गया, है ना। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया अभी तक। एक तो हो गया कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन, दूसरा हो गया कि करेक्टिंग मार्केट फेल्यूर्स। कई जगह पे क्या होता है, मार्केट उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हमें देखना होता है ना। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है बिजनेस, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। और रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बाद में फिर आता है सोशल जस्टिस, है ना, जो कि हमारा आर्टिकल 37 भी सोशल जस्टिस की बात करता है, डीपीएसपी का। तो कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस है उसको भी अचीव करने में मदद करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को, है ना। जीडीपी ग्रोथ इज़ मीनिंगलेस अगर ये इट डजेंट रीच टू बॉटम 20%। अगर जीडीपी अगर बॉटम 20% को हेल्प नहीं कर पा रही तो ऐसी जीडीपी किस काम की है ना। तो प्लानिंग इंटीग्रेट सोशल गोल्स, पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर पैरिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, है ना। जेंडर पैरिटी के लिए SDG 5 भी है, आपको याद होगा, SDG 10 भी है ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड SDG 5 और SDG 10 को आप याद रखिएगा, 5 और 10, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों विद इकोनॉमिक गोल्स, जैसे कि फिर एग्जांपल भी मैंने इसमें दिए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड PMS का सनादा रिजल्ट ऑफ ब्रांड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 4 पॉइंट्स हो गए। 5वां पॉइंट अगर देखें तो स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम फूड, अभी देखिए एनर्जी का कितना क्राइसिस चल रहा है, तो एनर्जी सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है आपको खुद लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं अभी का रिसेंट का। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, उससे बचने के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है। तो प्लानिंग अलाउज कंट्री टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस कभी भी अराइज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग से हमने कुछ ऑयल्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स डेवलप करे थे कुछ सालों में, तो आज वो कितना काम आ रहे हैं कि सडनली जो प्राइस के जो ऑयल प्राइसेस हैं कई कंट्रीज़ में सडनली जंप हो गए, लेकिन इंडिया में अभी भी थोड़ा सा बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, है ना। तो वो कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं। दे प्रोवाइड मार्केट माइट इग्नोर, दे प्राइवेट मार्केट माइट इग्नोर सच एज एनर्जी सिक्योरिटी। अभी जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, ताकि हमें किसी के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंड नहीं होना पड़े। फूड सिक्योरिटी हो गया, है ना, मैनेजिंग बफर स्टॉक्स बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विकसित भारत 2047 हो गया, लॉन्ग टर्म रोड मैप टू बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। फिर इसके बाद में हमने देखा है कि क्यों आखिर नीड है, हमने मीनिंग देख लिया, नीड देख ली, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि टाइप्स के क्या होते हैं प्लानिंग के, है ना। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, देखो 3 तरह की प्लानिंग होती है, इम्पीरेटिव, इंडिकेटिव और स्ट्रक्चरल, है ना। ये 3 मेन प्लानिंग होती है जो आपको यूपीएससी में पढ़ना होता है। तो हम देखते हैं इनको क्या क्या होती है, इनको आसान भाषा में समझते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स दीज आर
दीज थ्री रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। इनमें क्या अंतर होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल का अंतर होता है और सेकंड चीज़ इंटेंट का। दो बेसिक अंतर होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल किस में कितना है, गवर्नमेंट कंट्रोल, सेकंड इंटेंट क्या है इनके पीछे, इन प्लानिंग्स के पीछे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल तो इम्पेरेटिव में ही होता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था। फिर इंडिकेटिव में गवर्नमेंट का कंट्रोल उतना नहीं होता और स्ट्रक्चरल में एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज आता है, जो हम देखेंगे किस तरह से आता है। तो इसके बाद में इम्पीरेटिव प्लानिंग को अगर देखें तो इन द सिस्टम द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट जो होती है, हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उनका काफ़ी, जैसे रशिया में होता है, चाइना में काफ़ी हद तक, अब तो थोड़ा सा कम होता है लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी होता है, अभी भी काफ़ी हद तक चाइना कंट्रोल करता है ना। तो हाउ इट वर्क्स ये कैसे करती है, स्टेट सेट स्पेसिफिक टारगेट फॉर एवरी सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए स्टेट सेट करती है। जैसे हमारे यहाँ अभी पहले करा गया था, हम देखेंगे अभी, देयर इज़ लिटिल नो रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि बहुत कम या फिर नो रोल के बराबर होता है प्राइवेट सेक्टर का रोल। इसमें जो मेन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, तो ये टॉप डाउन होती है। टॉप डाउन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, टॉप पे गवर्नमेंट बैठी हुई है, नीचे रिसोर्सेज को एलोकेट गवर्नमेंट करती है कहीं ना कहीं, तो टॉप डाउन अप्रोच होती है। सेकंड सेंट्रलाइज होती है, मतलब वही गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, सेंट्रलाइज भी होती है, मैंडेटरी होती है, करना ही होता है। इम्पीरेटिव इसीलिए इसलिए इसका वर्ड आया क्योंकि मैंडेटरी होती है। इम्पीरेटिव का मतलब ही मैंडेटरी होता है ना, तो मैंडेटरी होती है और इसमें क्वालिटी की जगह क्वान्टिटेटिव टारगेट सेट किए जाते हैं। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो दिस वाज द डोमिनेट थीम ड्यूरिंग द सोवियत इंस्पायर्ड अर्ली 5 ईयर प्लान्स 1951 से 1990 तक। ये हम इसी प्लानिंग को फॉलो करते थे, इम्पीरेटिव प्लानिंग, जिसमें गवर्नमेंट टारगेट सेट करती थी। इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल महालानोबिस मॉडल जो था, वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल हैवी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करा था। सेकंड 5 ईयर प्लान का आपने नाम सुना होगा, था ना, वो कहीं ना कहीं इसी पर पूरा बेस था। तो वो जो है इम्पीरेटिव प्लानिंग होती है। तो इसका सक्सेस अगर फेलियर की बात करें तो ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छी होती है, गुड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट लीड्स अ रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसी आ जाती है। इनएफिशिएंसी कैसे आ जाती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, कई बार रिसोर्सेज में एलोकेशन में टाइम लगता है, बहुत सारी ऐसी इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। कुछ अच्छे सेक्टर्स को जो है रिसोर्सेज नहीं मिल पाते क्योंकि पूरा गवर्नमेंट डिसाइड करती है। रेड टेपिज्म क्योंकि गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में होती है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऑफिसर्स उनके कंट्रोल में, जैसे कि आईएएस वगैरह के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें रेड टेपिज्म का और इनएफिशिएंसी का हमेशा जो है बना रहता है। फिर इंडिकेटिव प्लानिंग होती है। इंडिकेटिव प्लानिंग में वही मैंने अभी दो चीज़ें बताई थी कि इन तीनों प्लानिंग में क्या अंतर है। एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल किस पे कितना करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। सेकंड इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसका इंटेंट होता है कि भैया रैपिडली हम जो है आज़ादी के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमने काफ़ी चीज़ें फेस करी थी, तो कहीं ना कहीं उस टाइम में ये सही भी थी। लेकिन अब आज की कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एकदम डिफरेंस है, तो आजकल ये जो है इम्पीरेटिव प्लानिंग उतनी सूटेबल नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो है इंडिकेटिव प्लानिंग का रोल आता है। तो हेयर द गवर्नमेंट डज नॉट कमांड द इकोनॉमी, मतलब वो कमांड नहीं करती है, मार्केट फोर्सेस के ज़्यादा डिपेंड होती है ना। मार्केट कंट्रोल करता है पूरी चीज़ों को, डिमांड सप्लाई जो जॉन मेनार्ड कीन्स में ने भी बोला है, बिल्कुल उसी पे काम करती है। इंडिकेट्स अ डायरेक्शन थ्रू पॉलिसी इंसेंटिव्स एंड लॉन्ग टर्म विजन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। पॉलिसी, आपने पीएलआई स्कीम सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, डीएलआई डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये सब क्या है, पॉलिसी ही है, इसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो पॉलिसी और इंसेंटिव्स के थ्रू जो है डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट, जैसे कि सोलर पैनल्स पे सब्सिडी देना हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें। जैसे मिलेट्स वगैरह, एमएसपी हो गया। एमएसपी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एक डायरेक्शन दे रही है कि इस क्रॉप को ज़्यादा उठाओ, इस पर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट कंपल्स नहीं कर रही है किसानों को पकड़ के कि नील की खेती करो, या जैसे पहले इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपको जो करना हो करिए, लेकिन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है। अगर कोई आप अगर अब ये चीज़ करोगे, मिलेट्स उगाओगे, तो हम ज़्यादा आपको प्रोत्साहन देंगे, प्रमोट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो ये फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है ना। तो लॉन्ग टर्म विजन होता है, जैसे विकसित भारत 2047, ये भी इसी को शो करता है। ग्रीन हाइड्रोजन 2030 जो गोल है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इसका विजन होता है। तो ये काम कैसे करती है देखते हैं। द स्टेट एक्सेस फैसिलिटेटर, मैंने अभी बताया फैसिलिटेट करना, है ना। जैसे कि अगर आप मिलेट्स करोगे तो हम आपको ज़्यादा सब्सिडी देंगे, आप सोलर पैनल लगवाओगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रही है। इट आइडेंटिफाइज प्रायोरिटी सेक्टर, यूजेस फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने जैसे टैक्स ब्रेक्स दे देते हैं कुछ चीज़ों पे, अगर आप ये करोगे तो हम आपको टैक्स ब्रेक्स दे देंगे, हम टैक्स नहीं लेंगे, है ना। अगर पीएलआई स्कीम के अंदर बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स हैं, है ना। तो इस तरह से लो इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद में ये मार्केट फ्रेंडली होता है, फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। ये अभी हमने देखा था ऊपर क्वान्टिटेटिव होती थी, ये क्वालिटेटिव गोल्स होते हैं इसके अंदर। और ये कोऑपरेटिव होती है, गवर्नमेंट कोऑपरेट करके चलती है प्राइवेट सेक्टर के साथ में।
ठीक है। तो अगर इंडिया के कंटेक्स में देखिए तो इंडिया शिफ्टेड टुवार्ड्स आफ्टर दिस, मतलब आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स आए थे, है ना। तो काफ़ी रूल्स लिबरल हो गए थे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मतलब जो है वेटेज मिलने लगा था। तो कहीं ना कहीं ये जो रिफॉर्म्स के बाद हम इंडिकेटिव प्लानिंग की ओर स्विच कर गए थे। ईयर 5 ईयर प्लान टाइप था वो। फिर इसके बाद नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन की जगह पे 2015 में बना था, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दर्शाता है। पिनेकल होता है इंडिकेटिव प्लानिंग का, प्रोवाइडिंग ए नेशनल विजन रादर देन स्ट्रिक्ट कोटास। सक्सेस की बात करें तो फोस्टर इनोवेशन कॉम्पिटिशन वाइल एंश्योरिंग द गवर्नमेंट स्टिल ओवरसीज नेशनल वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से किट नहीं करती कि वो नेशनल वेलफेयर को देखेगी ही नहीं, है ना। वो इंडिकेट करेगी, ज़रूरत पड़ने पे वो बीच में हस्तक्षेप भी कर सकती है ना। तो कैसे कर सकती है, जैसे अभी गैस का सप्लाई का इशू चल रहा है ना। तो काफ़ी गवर्नमेंट उसमें आगे मतलब इंडिकेट कर रही है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ गैस के लिए, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज़्यादा लोकेशन देना, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट के लिए 25, जैसे कि 20-21 दिन में ये सप्लाई होता था, 25 दिन कर दिया उसकी लिमिट को बढ़ा के। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो है ज़रूरत पड़ने पे वो कहीं ना कहीं बुरे तरीके से फ्री भी नहीं छोड़ती है, नेशनल वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करती है। फिर होती है तीसरे नंबर पर स्ट्रक्चरल प्लानिंग में, यानी कि इसमें जो है पूरा फंडामेंटल बेसिस ऑफ प्लानिंग ही चेंज कर दिया जाता है। देखते हैं कैसे। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द मैनेजिंग द इकोनॉमी, इट इज़ अबाउट चेंजिंग द वेरी फाउंडेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स, इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेके आती है। इट एम्स टू शिफ्ट द इकोनॉमी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में हम बदल गए थे 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में। तो ये कहीं ना कहीं पूरा स्ट्रक्चर ही हमारी इकोनॉमी का चेंज हो गया। अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, आने वाले टाइम में और भी बढ़ रहा है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं फाउंडेशन या स्ट्रक्चर ही इकोनॉमी का चेंज हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है ना। अगर इसके कीवर्ड्स की कुछ बात करें तो इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करे जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाता है और लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है इसके अंदर। जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कहाँ कहाँ स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलते हैं। तो जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे 1950s में, वहाँ पे भी स्ट्रक्चरल चेंज हो गया था। लार्ज ज़मींदार की जगह स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स को काफ़ी वेटेज मिलने लग गया था। इसके बाद 1991 का जो लिबरलाइजेशन है, जहाँ पे हमने क्लोज इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में चेंज कर दिया था, प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन होने लगा था, है ना। ग्लोबल इकोनॉमी से हम इंटीग्रेट कर गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिलता है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डिजिटल इंडिया या ग्रीन एनर्जी की ओर, हम ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंज ही देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स टुवर्ड डिजिटल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी, ठीक है। फिर इसके बाद में कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, कि भाई हमने क्या क्या देख लिया अभी देख लिया हमने, मीनिंग देख लिया इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या होता है, हमने ना पॉलिटिकल और टेक्निकल प्रोसेस होती है किसी कंट्री के अंदर विद इन अ पीरियड, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का। फिर इसके बाद में सेकंड हमने नीड देख ली थी, प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती थी, इसमें हमने 5 नीड्स देखी थी। फिर इसके बाद में हमने तीन जो है इसके टाइप्स देखे थे प्लानिंग के, इम्पेरेटिव, इंडिकेटिव और स्ट्रक्चरल, है ना। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग देख लिया। अब कोर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि आगे क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के मेन। तो कोर ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, इंक्रीजिंग द जीडीपी, ये प्लानिंग का एक मेन जो होता है कोर ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी गोल इज़ टू इंक्रीज द रियल नेशनल जीडी इनकम। जैसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, प्लानिंग का ही तो एक हिस्सा है ना, कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो प्राइमरी गोल्स टू इंक्रीज रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, फोकस रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द अक्रॉस द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। अगर इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है, मतलब ऐसी ग्रोथ रेट जो हमेशा रहे, ऐसा नहीं कि कभी 8% की ग्रोथ से ग्रो करके अगली बार 2%। तो इसका फोकस जो होता है हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ पे होता है कि हम 6-7% की ग्रोथ हमेशा मेंटेन करके चलते रहें, और ज़्यादा हो सके तो पॉसिबल। फिर इसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है, कोर ऑब्जेक्टिव, वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट में प्लानिंग जो होती है वो एम करती है कि इनफ जॉब्स क्रिएट करे, ताकि हमारी जो ग्रोइंग लेबर फोर्स है, मतलब पर जो हम बोलते हैं ना कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, LFPR पार्टिसिपेशन रेट, है ना, वर्क फोर्स कितनी है हमारी कंट्री में, है ना। तो ये सब जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम इसमें बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये सब लेबर फोर्स को हम एब्जॉर्ब करने के लिए हम प्लान करते हैं। अप्रोच क्या होता है इसमें, शिफ्टिंग लेबर फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अगर मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करें तो फोकस ऑन स्किल इंडिया मिशन इसी का उदाहरण देखने मिलता है, तो टू ब्रिज एम्प्लॉयबिलिटी गैप। फिर इसके बाद सोशल जस्टिस एंड इक्विटीज़ का एक मेन कोर ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमने ऊपर भी बात करी थी, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो SDG 5 हो गया, SDG 10 हो गया, हमने इसी पे 5 बात करी थी, SDG 5, 10। तो ये सब जो है इसी से जेंडर इक्वलिटी हो गया, या फिर रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़ हो गया,
ठीक है, तो ये इसी पे काम करता है। ग्रोथ इज़ मीनिंगलेस, मैंने अभी बोला था, अगर बॉटम के 20% जो है अगर उन तक अगर उसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा तो किसी भी काम का नहीं है ग्रोथ का होना, है ना। तो ग्रोथ इज़ मीनिंगलेस, द बेनिफिट्स आर कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ यूजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स टू redistribute wealth, poverty alleviation, direct intervention through in schemes like मनरेगा हो गया, अब तो उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं मनरेगा हो गया, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें हम लगभग 85% पॉपुलेशन को जो है फूड सप्लाई करते हैं, है ना। फिर इसके बाद में ग्रोथ विद जस्टिस की, है ना, तो ये इस पर फोकस होता है, ग्रोथ विद जस्टिस, है ना। तो ये मेन कीवर्ड इसका यही है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता में हम ध्यान दिया जाता है प्लानिंग के थ्रू। क्यों दिया जाता है? अभी देखो, हम बाहर की कंट्रीज़ पे इतना ज़्यादा कई सारी चीज़ों के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट है ना। जैसे कि कोविड के टाइम में हमने देखा था कि एपीआईज़ का शॉर्टेज आ रहा था, तो हमने कहीं ना कहीं चाइना से इम्पोर्ट करते हैं एपीआईज़ को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। अभी देखो, गैस और क्रूड ऑयल के लिए हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, पूरा गवर्नमेंट को मतलब घेर लिया जाता है अगर इसके चक्कर में, तो पूरा कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा सिस्टम ही है वही जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहा है इस समय। तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एंड एड एंड इम्पोर्ट्स स्पेशली इन क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि अभी मैंने फूड सिक्योरिटी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, हम यूरिया वगैरह जो फूड सिक्योरिटी, जो फर्टिलाइजर्स के लिए हम जो है काफ़ी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है अभी, तो फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन इसी से आया। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल ट्रांजिशन हम इसीलिए कर रहे हैं, है ना। जो उस टाइम PL480 की बात करी जाती थी, यूएस ने जब वियतनाम वॉर करा था तो इंडिया को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली अपने कंट्रोल में रहने के लिए PL480 की धमकियाँ दिया करता था कि हम इसकी सप्लाई बंद कर देंगे। तो उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल ट्रांजिशन हम इसीलिए कर रहे थे कि हम एनर्जी सिक्योर कर पाएँ। डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, अभी कितनी सारी डिफेंस से रिलेटेड स्कीम्स चल रही, बहुत सारी जो सिर्फ कंपनीज़ हैं उनको प्रमोट करा जाता है ना। तो करंट लिंक से अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया जो 2.0 है, PLI है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, हम इसीलिए लेके आए हैं। इसके बाद में प्लानिंग का एक अगला काम होता है मॉडर्नाइजेशन, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके हमारा प्रोडक्शन को और बेहतर करें और जो है हमारी इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएं। दिस इन्वॉल्व्स द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन सोशल आउटलुक। तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट इसमें फोकस करा जाता है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीनियन इकोनॉमी टू अ डिजिटल और हाई टेक इकोनॉमी। फिर इसके बाद सोशल मॉडर्नाइजेशन एंड इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वेरियस टू इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये इसमें हम मॉडर्नाइजेशन पे हम चाहे सोशली हो चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, दोनों पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। सोशली और टेक्नोलॉजिकली हम दोनों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, जो मैंने ऊपर भी बात करी थी, कहीं ना कहीं वो भी इसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है ना। जो नीड होती है वही उसके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपस में उन्हीं को इंश्योर करना ही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। इंश्योरिंग दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री डेवलप इक्वली टू प्रिवेंट मास माइग्रेशन एंड सोशल अनरेस्ट। जैसे मैकेनिज्म क्या होता है, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट, है ना। PM डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इसी के लिए है ना। द नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन स्टेट्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं डेवलप करना, ये भी इसका जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये कुछ 6 ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए, है ना। तो ये हमने 4 टॉपिक्स आज डिस्कस कर लिया, हम आगे के अगले लेक्चर्स में कल डिस्कस करते हैं।